अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और जनाब आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी कि जिससे हम अपने बारे में जान सकते हैं, इंसानों के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं। कहते हैं कि दुनिया का जो हर इंसान है ना वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। और हम देखते हैं कि खालिक कायनात ने तमाम इंसानों को एक जैसा बनाया। तमाम इंसानों के अज़ा एक जैसे होने के बावजूद हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद भी है। क्या खूबसूरत चीज़ है ये कि ये फ़र्क उनके कद, उनके वज़न, उनके रंग के साथ साथ उनकी आदतों, रवैयों, सलाहियतों और काबिलियतों में भी नुमाया तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग मखसूस रुझानात और सलाहियतों के हवाले से भी दूसरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद पाते हैं। फिर उन्हीं की बदौलत बाज़ अफराद दुनिया में गैर मामूली कारनामे भी सर अंजाम देते हैं और बाज़ मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हर इंसान जो है ना वो सलाहियतों से माला माल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत से इंसान अपनी पोशीदा सलाहियतों का इदराक हासिल कर लेते हैं और बहुत से ताउम्र अपनी खोज ही नहीं कर पाते हैं। अब ये बात ज़हन नशी कर लें कि आप में सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन जब तक आप उसकी सही अंदाज में नशोनुमा नहीं करेंगे उससे खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इंसान का अपनी सलाहियतों, अपने रुझानात, जज्बात, शौक़ और काबिलियत को जानना खुद शनासी या खुद आगाही है। अब खुद शनासी का ये अमल हमेशा गौर व फिक्र से शुरू होता है। इंसान जितना गौर करता है वो कुदरत के उतना ही करीब होता जाता है। अब हमारे ना जहन में सवाल आता है कि जनाब खुद आगाही या फिर खुद से आशना कैसे हो सकते हैं। अब हर इंसान ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर बनाता है और हर एक का मकसद दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन और अच्छा मकसद वो है जिसमें दूसरे इंसानों के मुफादात को भी पेश नज़र रखा जाए। कि आपके मकसद हयात में दूसरों की भलाई मौजूद है, लोगों का नफ़ा मौजूद है और खुशियों का पहलू नुमाया है। क्योंकि कुदरत के कारखाने में कोई चीज़ निकम्मी या फिर कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। हर चीज़ और हर फ़र्द को किसी ना किसी मकसद या फिर किसी ना किसी काम के लिए पैदा किया गया है। तो वो कौन से काम हैं जो ख़ास तौर पर आपके हाथों अंजाम पाने हैं। अगर आप अपनी शिनाख्त हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो पहले ख़ुद अपना तज्ज़िया करें, अपनी सोच के ज़ावियों को तब्दील करें, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, कामों के नताइज को मद्देनज़र रखें, अपने लिए कुछ हुदूद मुकर्रर करें। पहले ख़ुद अपने आप को मनवाएं, फिर सारी दुनिया आपको ज़रूर मानेगी। तो ये होता है कि जब आप अपने मकसद हयात को जानना शुरू करते हैं ना कि आप इस मतलब किस मकसद के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है, तो फिर आपको हर चीज़ जो है ना वो बेमायनी लगती है और आप फिर उस मकसद हयात के लिए जिद्दोजहद मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो उस मकसद को ढूंढने की कोशिश करें, अपनी खोज करें, अपने आप को ढूंढें। जब आप अपने आप को ढूंढ लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप उस मकसद हयात तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो आज हमने बात करनी है दिल की सेहत के हवाले से, क्योंकि दिल इंसान के जिस्म का सबसे अहम उज़्व है और जब ये कमज़ोर हो जाए तो पूरी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है। और दिल के मरीज़ों को सिर्फ दाव पर नहीं बल्कि अपनी दवाओं पर नहीं बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपनी ग़िज़ा, नींद और ज़हनी सुकून पर भी ख़ास फोकस करना पड़ता है। आज हम उन्हीं के मुतालिक बात करने जाएंगे कि दिल की बीमारी के बाद ज़िंदगी कैसे बदलती है, किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना ज़रूरी होता है और किस तरह एक मुतवाज़न ग़िज़ा और जो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है उससे दिल की बीमारियों को ज़्यादा ख़तरनाक होने से बचाया जा सकता है। तो इस पर हमने बात करनी है और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप भी इस सेगमेंट में हमारे शामिल हो सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो
अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखते हैं, तो वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं हमें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी साहब हैं, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आज हमने दिल के हवाले से बात करनी है। एक तो लाइफ जो है वो आफ्टर अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी है तब तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स पे तो बात करेंगे, लेकिन आजकल जो दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, जो लोगों को ये मर्ज होता जा रहा है दिन ब दिन, उसकी जो केसेस की रेशियो है बढ़ती जा रही है, इसकी क्या रीज़न सामने आ रही है? इसका बैकग्राउंड क्या है? कॉजेज़ क्या है इसकी? देखिए, हार्ट डिजीज़ जो है अगर हम इसको कैटेगराइज करें दो में कर सकते हैं। एक जो कि कुछ लोगों को बचपन से ही दिल का आर्जा होता है और कुछ लोगों को छोटी उम्र में शुरू हो जाता है, उसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या फिर वेलवुड हार्ट डिजीज़ में कैटेगराइज करते हैं। लेकिन जो मोस्टली हमारी जो आवाम है वो जो समझती है दिल के आर्जे को, वो हार्ट अटैक के बाद ही सिलसिला शुरू होता है, जिससे हार्ट अटैक दिल की शरीयानें या दिल की जो नालियाँ हैं वो तंग होने से जो दिल का आर्जा होता है, जिसे एंजाइना कहते हैं, बाद में हार्ट अटैक भी होता है। उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है वो सारे सिलसिला हमारी जो आवाम है उसको हार्ट अटैक के ज़ुमरे में लाती है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो वजूहात आप पूछना चाह रही हैं कि क्यों हम इसको हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है डे बाई डे, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि 30% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी जो ओवर एज ऑफ 45 ईयर ऑफ एज, वो उसको हार्ट डिजीज़ है 30%। इनके 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ 45 इज़ हैविंग हार्ट डिजीज़ एक्चुअली। तो इसके लिए जो वजूहात हमारे सामने आती हैं, जो आजकल ख़ास तौर पे हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि हम बहुत आराम परस्त हो गए हैं। आराम इस तरह से कि हम हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ मतलब कहीं भी थोड़ी सी काम करने मार्केट जाना है, बाइक पे जाना है या फिर गाड़ी पे जाना है, पैदल नहीं जाना, पैदल चलना हमने छोड़ दिया बेसिकली। इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो गया ना हमारा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल से कहते हैं कि हमने अपने आप को एक्टिव रखना छोड़ दिया। दूसरा, हम लोगों ने जो अपनी हमारी ग़िज़ा है वो हमने बहुत ख़राब कर ली हुई है। शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, चीनी हर चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, बेवरेजेस जितने भी हैं, जितने भी ड्रिंक्स हैं। हाँ, अच्छा, ये तो चले आप बता रहे हैं कि आफ्टर 40 के बहुत से लोगों में ये चीज़ पाई जा रही है, लेकिन आजकल नौजवानों में भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और एंजाइना पेन हो रही है। तो ये 20s में मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग आते हैं जी, वो अंडर 20 होते हैं या अबव 20 होते हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। उनमें इतना ज़्यादा प्रेवलेंस तो नहीं है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में लाहौर में हम देखते हैं 18-18 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हुआ होता है। सुबह सुबह आते हैं हमारे पास, उनको हम स्टैंड डाल रहे होते हैं खड़े होके, तो हमें दुख भी हो रहा होता है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें हम जब पूछते हैं तो ज़्यादातर क्या वजह निकलती है, वजूहात कि हम पान खाते हैं, पान खाते हैं, नस्वार लेते हैं, ओके, सिगरेट पीते हैं। तो ये जो तंबाकू का इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा, अगली बात मैं ये करने लगा था कि हमारा जो तंबाकू का इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ सूरत हाल, लाइक नस्वार में तंबाकू है, पान में तंबाकू है, सिगरेट तो है ही है ना, तो है ही है। तो ये बहुत सारी और भी चीज़ें नहीं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं तो पान खाता हूँ या नस्वार खाता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने निकोटीन ही लेनी है। तंबाकू में क्या निकोटीन इज़ वेरी वेरी बैड फॉर हार्ट एक्चुअली। निकोटीन जहाँ पे भी आएगी तो हमारे साथ डॉक्टर आमना अली ने भी ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनसे बात करेंगे कि अगर हार्ट के पेशेंट्स आप हैं तो आपको फिर किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की ग़िज़ा आपने खानी है, मुतवाज़न ग़िज़ा किस तरह की खानी है। बिकॉज़ हमारे घर में ना हर कोई डॉक्टर बना हुआ होता है, हमारे साथ वाले पड़ोसी भी डॉक्टर बन जाते हैं, सामने वाले भी डॉक्टर बन जाते हैं। जी अच्छा, आपको ये मसला हुआ है, अब आपने ये चीज़ें नहीं खानी, अब आपने वो चीज़ें नहीं खानी, तो कौन सी चीज़ें खानी है? फिर बहुत सारी मिथ्स भी आ जाती है ना कि हम डॉक्टर से तो बात करते नहीं है, हम पड़ोसियों से बात करके मशवरा करके ना अपना डाइट चार्ट बना लेते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे परहेज करनी चाहिए मरीज को। तो डॉक्टर आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आमना, आज हमने बात करनी है हार्ट पेशेंट्स के हवाले से कि जिनको दिल का मर्ज लाहक हो जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं जी फलां चीज़ ना खाएं, आप जी अंडे ना खाएं, आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जिसमें होता है या फैट होता है जिसमें, वो वाली चीज़ें ना खाएं जो आपको डायरेक्ट आपके दिल को असर करती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। तो ये चीज़ें, ये मशवरे हमें लोगों के मानने चाहिए?
बिल्कुल मुनीबा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो डॉक्टर बने, लेकिन हम खुद भी डॉक्टर सब बने हुए होते हैं। मतलब अक्सर जो क्लाइंट्स हैं वो खुद ही बता रहे होते हैं मैंने ये छोड़ा हुआ है, ये मैं ले रही हूँ, मैंने ये गूगल पे देखा था या कहीं से सुना था। तो इतनी सीरियस जब आपकी हेल्थ कंडीशंस हो, हार्ट की हो, डायबिटीज़ हो, कुछ हो, तो उसमें एक तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी ना करें, और टाइमली डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या खाना है क्या नहीं खाना, अगर हम उसकी बात करें तो एक मेडिकल टर्म होती है थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर किसी को दिल का मसला है या डायबिटीज़ है तो उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप 3 से 6 महीने तक थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस करें, यानी आप अपनी डाइट अच्छी करें जिसमें शुगर, सॉल्ट, फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल करने वाली चीज़ें आपने कम कर दी हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को लाजमी शामिल करें, और स्ट्रेस जो है उसको अवॉइड करें, वो भी बहुत बड़ी वजह बनती है। इसके साथ साथ अगर आप मोटापे का शिकार है ना, तो अपना वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 से 6 मंथ्स का एक पीरियड होता है जिसमें आपने ये चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लानी होती है, और ये आपका जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ का वो कम करती है। कि ये वेरी करते हैं या सेम साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, या क्या होगा दिल के पेशेंट्स के हवाले से? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पैटर्न है। एक सिंगल ये कहना कि लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन हो रही है, अब हमारे रट गया है ना, गूगल करते हैं कि लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन है, पूरे बाजू को जा रही है, तो जी बस ये दिल का मसला है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो रहा है। लाइक बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट को, क्या हो रहा है जी, हमारा जो सांस खराब था इसलिए हम पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चले गए, लेकिन देखा जाए तो सांस का ख़राब होना भी इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइना, इनके ये भी दिल के हमें दिल का दर्द ही है जो सांस खराब होना है। ठीक है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है और साथ स्वेटिंग शुरू हो जाती है, ये भी एक जो है ना सिम्टम है बहुत बड़ा दिल के एंजाइना का या अटैक का या दिल की दर्द का। और अगर पेशेंट किसी कह देना कि डॉक्टर साहब कि मुझे यहाँ पे चोकिंग होती है, चोकिंग का मतलब कि मेरा गला घुटता है, तो ये सबसे बड़ा अलार्मिंग साइन है कि उसको दिल का एंजाइना हो रहा है। दिल चेस्ट पेन इक्विवेलेंट है, कि चेस्ट पेन इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ख़ासतौर पे फीमेल्स में आमतौर पे उनको क्या होता है जी मैदे की दर्द हो रही है, पेन एपिगैस्ट्रियम जो मैदे वाली जगह पे दर्द है वो भी एक चेस्ट पेन की वजह हो सकती है, लेकिन साथ और सिम्टम्स देखने पड़ते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही, सांस तो नहीं ख़राब हो रहा, तो उस सारी चीज़ें मिला के देख के बेसिकली पेशेंट पूरा एक पूरा पैकेज होता है। सिर्फ एक चीज़ को कह देना कि चेस्ट पेन है तो हम उसको नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ ये जो है ना सिर्फ दिल की वजह से आपको पेन हो रही है, डिफरेंट बाकी और भी सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर आमना आपकी तरफ चलूँगी, ये तो आपने बताया कि सारी चीज़ें इतदाल में खानी है, लेकिन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हाथ तक भी नहीं लगाना है, जिनको आंखें उठा के भी नहीं देखना है कि अगर आप पेशेंट हैं आप दिल के? अच्छा देखिए, उसमें क्या नहीं खाना इस पर तो बात करनी ज़रूरी है, लेकिन क्या खाना है थोड़ा सा हम पहले इस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं या हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिक डाइट होती है जिसको हम डैश डाइट बोलते हैं, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और हार्ट के लिए भी अच्छी। तो बेसिकली अगर मैं सादा अल्फाज में आपको इसमें बताऊं तो फल और सब्जियों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना होता है। नट्स और सीड्स जो हैं वो आपने ख़ास तौर पे इस तरह वॉलनट्स हैं वो आपने लाजमी यूज़ करने हैं, फ्लैक्स सीड्स यूज़ करें, चिया सीड्स यूज़ करें, और ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, ये सारी बहुत अच्छी गुड फैट्स हैं, यानी जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL ये उसको बढ़ाएंगे, और LDL जो बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करेंगे, और वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें आप लें, फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं आपके ये फल और सब्जियों में, तो उसमें आप जो है टमाटर जिस तरह बहुत अच्छी ऑप्शन है, प्याज, टमाटर और जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हरे पत्तों वाली सब्जियां उनका आप इस्तेमाल करें। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको दिल की बीमारी हो जाती है तो आपने उसको किस तरह प्रिवेंट करना है या फिर किस तरह आपने डाइट को लेकर चलना है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आमना अली मौजूद थी, डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए। जनाब, बच्चे आम तौर पर शोख, चल और बातूनी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हद से ज़्यादा खामोश हो, दूसरों से बात करने से कतराते हैं और अपनी दुनिया में गुम रहते हैं। ऐसे में अक्सर वालिदैन कहते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा सा शर्मीला है, लेकिन क्या वाकई वो शर्मीला है या उसकी ये खामोशी किसी अंदरूनी घबराहट, डर या किसी नफ्सियाती मसले का इशारा तो नहीं कर रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक बच्चे की खामोशी को कब हमें संजीदगी से लेना चाहिए
और कैसे हम वक्त पर उसकी जज्बाती कैफियत को समझकर उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए काशिफ फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है आज के सेगमेंट में। माहिर नफ्सियात हैं, तो उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ साहब, जैसे मैंने बात की कि आमतौर पर दो तरह के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं ना। घरों में भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और शोर मचाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से शर्मीले, इंट्रोवर्ट से, ज़्यादा लोगों से मिलते मिलाते नहीं हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि हमारा ये बच्चा थोड़ा सा शाय है, शर्मीला है, खामोश पसंद है, खामोश रहना पसंद करता है, अपने साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करता है। तो ये वाकई इंट्रोवर्ट इसको बोलेंगे या फिर इसके पीछे कोई और मसला भी हो सकता है? जी बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जो आपने पूरी टर्म्स बयान की हैं ये 1921 में आई। एक माहिर नफ्सियात थे C.G. यूंग, स्विट्ज़रलैंड के, उनकी किताब आई 1921 में जिसका नाम था साइकोलॉजिकल टाइप, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान दो तरह के होते हैं। जैसे आपने फरमाया कि कम गो होते हैं, अपने अंदर मगन रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, लोगों में नहीं बैठते, बात नहीं करते, जिनको हम फितरी शर्मीलापन कहते हैं या इंट्रोवर्ट, जिसको अंदरूबी या द्रूबी भी कहा जाता है। और एक इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। अब इन दोनों की जो एक फितरतन दुनिया में होना है उसका हमें एहतराम करना चाहिए। कोई अंदरूबी हैं या बेरूबी हैं, हमारा काम है उनकी इज्जत करें। शर्मीलापन एक फितरी चीज़ है उनके अंदर। कहा जाता है 25 से 40% बच्चे दुनिया भर के वो इंट्रोवर्ट या अंदरूबी या शर्मीले हैं। ये भी कहा जाता है कि दुनिया का हर तीसरा बच्चा वो कम गो भी है, वो खामोश तबा भी है, वो द्रूबी भी है। लिहाजा इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अगर कोई अच्छा माहौल मुयस्सर हो, मोहब्बत भरा माहौल जिसमें तनकीद ना हो बच्चे पर, तो हार्वर्ड हेल्थ स्कूल कहता है कि वो बच्चा शर्मीलेपन से बाहर भी आ सकता है। अच्छा। अब आपका जो अगला सवाल था इसका हिस्सा कि क्या हमें कोई ऐसा लम्हा आता है जब परेशान होना चाहिए शर्मीलेपन पे? बिल्कुल। कि खामोशी सिर्फ क्या शर्मीलापन होती है, उसकी कोई और वजह भी हो सकती है? जी बिल्कुल। अगर तो उसकी एक मजाजन ऐसा है तो फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म। यानी किसी जगह पर तो बच्चा बहुत शर्मीला है, चुप है, बात नहीं करता, कहीं दूसरी जगह पर तो वो बहुत ही एक्टिव है, बड़ी बातें करता है, बड़ा खुश है। मतलब कई ऐसे हस्बैंड हैं जो अपने घर में तो बहुत अंदरूनी होते हैं और बाहर जाके जब वो अपने कुलीग से मिलते हैं, स्पेशली जो अपोजिट जेंडर से मिलते हैं, तो बड़े एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म। इस पे देखना चाहिए कहाँ वो नहीं बात कर रहा, उसकी वजूहात क्या है बच्चा। उसमें सोशल एंग्जाइटी हो सकती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें कोई फोबिया हो सकता है, उसमें डिप्रेशन हो सकता है, उसमें कोई ट्रॉमा या हादसा हो सकता है, उसमें कोई फियर या खौफ हो सकता है। अब कब पता चले पेरेंट्स को, आम लोगों को, कि ये बच्चा जो है ये डेंजरस शर्मीलेपन में जा रहा है या वो नॉर्मल है? देखिए पहली चीज़ तो ये, अगर लगातार 6 महीने से वो एक सिलेक्टिव ऑटिज्म का शिकार है, 6 मंथ्स उसकी ड्यूरेशन है, लगातार दरमियान में वक्फा ना हो। नंबर 2, उसकी वजह से उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है। नंबर 3, जो उसको काम उसकी उम्र के मुताबिक करने चाहिए वो नहीं कर पा रहा। नंबर 4, उसकी वजह से उसकी लाइफ और उसके इर्द गिर्द की जुड़ी चीज़ें जो हैं वो सारी मुतासर, डिस्टर्ब या मुंतशिर हो रही हैं। उस वक्त पेरेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत शुरू हो जाती है। क्या वजह उसकी? कि वो ऑटिज्म हो सकता है उनको, यानी कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे को, जिसका इब्तिदा तो 3 साल की उम्र में हो जाती है, बाज़ बच्चों में अब इससे भी जल्दी हो रही है, और जो जो बच्चा बढ़ता जाता है उसकी एज ऑटिज्म बढ़ता जाता है। अब ये भी हो सकता है कि बच्चा किसी ख़ास खौफ या ट्रॉमा की वजह से, जैसे आजकल आपको पता है हमारे जो बच्चे हैं वो जाते हैं वैगन्स में, रिक्शों पे, तो बाज़ का ड्राइवर हजरात या जो उनको ले जाने वाले होते हैं वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बच्चों को, बच्चियों को होते हैं, उसकी वजह से बच्चा शर्मीलेपन में या वो खामोश हो सकता है। इसी तरह से किसी बच्चे को डराया गया है अगर बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर खौफ तारी किया गया है, स्कूल में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, मोहल्ले में भी हो सकता है, उसके दोस्त या उसके जो बड़े हैं वो उसको डरा रहे हैं, उसको खौफजदा कर रहे हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हर वक्त लड़ते रहते हैं, बच्चे को डांटते रहते हैं, उसकी सलाहियतों की हवाले से उसकी तारीफ नहीं करते, तो भी इसकी वजूहात हो सकती हैं। जेनेटिक भी होता है बाज़ बच्चों में कि पैदाइशी तौर पर DNA में कोई इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी वजह से बच्चों को होता है। अब ये तो एक माहिर नफ्सियात ही देख सकता है कि उसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं। ख़तरा उस वक्त होता है जब ऐसे बच्चे ज़िंदगी से काट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें वो 2 हैं, एक है डिप्रेशन में जाना, एक है ऑटिस्टिक या ऑटिज्म में जाना। अगर ये दोनों सलाहियतें, यानी न्यूरोलॉजिकली वो काम नहीं कर पा रहा,
बात नहीं कर पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा, या वो डिप्रेशन के जाने की वजह से अपनी रोज़मर्रा काम नहीं कर पा रहा, पहले बात करता था बिल्कुल बात नहीं करता, या किसी एक माहौल में बात करता है बाकी किसी माहौल में बात नहीं करता, तो ये इतना डेंजरस होता है बाज़ औक़ात मुनीबा कि वो इरिवर्सिबल हो जाता है। यानी आप उसको वापस नॉर्मल ज़िंदगी में लाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इससे पहले कि ऐसा हो, इस बच्चे को फौरी तौर पर केयर की ज़रूरत होती है। वो केयर सिर्फ डॉक्टर ने या हॉस्पिटल ने नहीं करनी है, वो केयर पेरेंट्स ने भी करनी है, उसके इर्द गिर्द के माहौल ने करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 मीम बड़ी अहम है इंसानी ज़िंदगी में। सबसे पहले मीम मैं, यानी मुझे एहसास हो कि मैंने ठीक होना है। उसके बाद मेरी माँ, जो मेरी इब्तदाई तौर पर जिसने मेरी परवरिश करनी है। तीसरी मीम मस्जिद, जहाँ मैंने जाकर कुरान पढ़ना है। चौथी चीज़ मिंबर, जो मुझे वहाँ पढ़ा रहा है। और 5वीं चीज़ मदरसा, जिस स्कूल में मैं जा रहा हूँ। तो 5 मीम मिलकर एक बच्चे की परवरिश करेंगी। जब तक 5 मिलकर उस बच्चे को शर्मीलेपन से नहीं निकालेंगे, ऑटिज्म से नहीं निकालेंगे, डिप्रेशन से नहीं, इट इज़ डेंजरस। वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है काशिफ साहब, हमें एक कॉलर है, उन्होंने हमें कॉल की है, शमा सिद्दीक हैं। अस्सलाम वालेकुम शमा साहिबा, क्या सवाल करना चाहेंगी? मैं कह रहा था कि कुछ अभी इस तरह सीने से अब मेरा बच्चा है ना, वो हर वक्त बात नहीं कर रहा। वो अपने कुछ रिलेटिव से बात करता है बस, ना अपने टीचर से ना किसी से। उसका क्या इशू है? ठीक है, मतलब वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ अपने कुछ रिलेटिव्स हैं उनसे बात करता है वो? हाँ जी, अपने टीचर या किसी और बंदे से बात नहीं करता। ठीक है, और क्या एज है आपके बेटे की? वो अभी 9 साल के। ठीक है, 9 साल का। ठीक है शमा साहिबा। जी बिल्कुल, बहुत आइडियल एज की बड़ी आइडियल बीमारी, इसका भी मैं जिक्र कर रहा था, सिलेक्टिव ऑटिज्म। ओके। यानी कि किसी मखसूस जगह के ऊपर तो वो बात करता है, लेकिन हर जगह वो बात नहीं करता, जबकि उसके अंदर बात करने की सलाहियत मौजूद है। इसी को तो आइडियली कहा जाता है सिलेक्टिव ऑटिज्म। तो बच्चा इनका सिलेक्टिव ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। अब ये इनका काम है कि देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ना, एक बच्चा ये कहती है कि जी एक जगह बात कर रहा है, जहाँ बात कर रहा है वहाँ माहौल ऐसा है जहाँ उसको ओपननेस फील होती है, उसको खौफ कोई नहीं है, फोबिया कोई नहीं है, डर कोई नहीं है। जहाँ वो नहीं बात कर रहा वहाँ कुछ ना कुछ माहौल में ऐसी बात है, मे बी कि जिसके सामने वो बात उससे खौफजदा है, मे बी किसी ने उसको डराया हुआ है, मे बी कोई ऐसी बात है जो उसको ब्लैकमेल कर रही है इमोशनली। तो ये इनका काम है कि पहले तो डायग्नोज करें कि हमारा बच्चा किस जगह पर बात करता है, किस जगह बात नहीं करता। और जहाँ बात नहीं करता वहाँ पर उनको थोड़ी सी सपोर्ट दें, एक अपनी तरफ से हौसला अफजाई करें, तनकीद ना करें बच्चे पर। और सबसे बड़ी बात, शेल्टर ना दें बच्चे को। एक पेरेंट्स बहुत काम करते हैं मनीबा, वो ये करते हैं कि जब ऐसी जगहों पर हो तो कोई कहे जी आपका बच्चा बोल, ओ जी जरा शर्मीला चुप चुप रहता है, शेल्टर देना शुरू कर। शेल्टर नहीं देना, बल्कि बच्चे के इस रेफरेंस पे बात ही नहीं करनी कि वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, बल्कि उसको इनडायरेक्टली लाशौरी तौर पर सपोर्ट देना है कि वो बात करे, बजाय इसके कि आप उसको प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दें। उसको कह देते पहले कह दें। अच्छा, जब आप कहेंगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगी ना उसकी स्टेटमेंट। हाँ जी, उसकी स्टेटमेंट। तो अगर उसके अंदर सलाहियत है बात करने की और किसी मखसूस जगह पर नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उस जगह के अंदर है, बच्चे के अंदर नहीं है। तो उस जगह के माहौल और उसके इर्द गिर्द के लोगों को चेक कीजिए कि उनमें से बच्चा किससे दूर भाग रहा है, उसकी वजूहात क्या है। तो बिल्कुल ये मसला हल हो सकता है इनका। और यही एज है, ये भी बता दूं, 13 साल तक अगर लगातार इनका बेटा इसी तरह सिलेक्टिव ऑटिज्म का शिकार रहा, तो अल्टीमेटली वो डिसऑर्डर के अंदर फॉल करेगा और फिर इसका ट्रीटमेंट मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। 9 से 13 साल की उम्र बड़ी आइडियल एज होती है। इसके अंदर बड़ा जल्दी बच्चा लर्न कर सकता है, कोपिंग मैकेनिज्म, स्किल सीख सकता है, कैसे फाइट करनी, कैसे लड़ना इन चीज़ों से। तो इनका काम है कि उनको मिलकर, बल्कि सिर्फ ये पेरेंट्स का नहीं, बहन भाइयों उनको भी बिठाएं, उनको भी बताएं कि अपने भाई को आप थोड़ा सा प्रमोट करें, थोड़ा सा उसकी तारीफ करें, थोड़ा सा उससे बात करें। और वो जिस माहौल में ज़्यादा बात करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा माहौल उसको दें, ताकि वो सीखे बात करना और उसको भूल ना जाए कि मैंने। और कॉलर हैं उबैद हैं, जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि अगर ये जो बच्चा कह रहे हैं सिलेक्टिव इशू जो होता है इसको, तो वो माइंड इशू है या फिर वैसे ही? सिलेक्टिव आपने जो अभी कहा है कि वो सिलेक्टिव लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो वो नफ्सियाती मसला है, माइंड का मसला है, या फिर कोई और मसला हो सकता है? वो ये बात कर रहे हैं। बहुत उबैद, आपने अच्छा क्वेश्चन किया।
ये जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म है ये 99% नफ्सियाती मसला नफ्सियाती है, ये ओके। जहनी मसला नहीं है। जहनी मसला उस वक्त होता है जब वो ऑटिस्टिक हो जाता है, ऑटिज्म में चला जाता है या सही। डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिलेक्टिव ऑटिज्म तो बड़ी अच्छी बात है, हमें ये पता चल गया बच्चा कहीं बात कर रहा है कहीं नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है, एपीए ये कहता है, इसका मतलब ये है कि बच्चे में फितरतन बात करने की सलाहियत है, किसी माहौल में बात करने के काबिल नहीं है वो। काबिल नहीं तो है, ये 100% नफ्सियाती है। ठीक है। इसकी वजूहात उस माहौल के अंदर ढूंढने की जरूरत है जहां बच्चा बात नहीं कर पा रहा, और इसका 100% इलाज जो है वो होता है एनिमल असिस्टेड थेरेपी से। एनिमल असिस्टेड थेरेपी यानी ऐसे बच्चों को अगर आप कोई कैट ले दें, डॉग ले दें, कोई हॉर्स pet ले ले दें, दें, कोई कोई भी पेट pet ले ले दें, दें, हाँ। तो उससे बहुत असरात होते हैं, बच्चे उनसे बात करके सीखते हैं। दूसरा होता है आर्ट थेरेपी। ऐसे बच्चों को आप पेंटिंग कराएं, ड्राइंग कराएं, ड्रामों में हिस्सा लें, गाने की प्रैक्टिस करवाएं, म्यूजिक सिखाएं, कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाएं, आर्ट की कोई भी फॉर्म हो। ठीक है। तीसरा इसका होता है प्ले थेरेपी। ओके। ऐसे बच्चों के साथ मैक्सिमम गेम्स खेलें, जो भी आप इंडोर हो, आउटडोर हो तो बहुत अच्छी बात सही। है, अदरवाइज इंडोर गेम्स खेलें। चौथा होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। पेरेंट्स का काम है कि उसके बिहेवियर को जो अच्छा, जब वो बात करे तारीफ करें, देखो बेटे ने कितनी अच्छी बात की, अच्छा बेटा आपका क्या ख्याल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दें उसके ऊपर, कामों में उससे दिलचस्पी लेनी शुरू कर सही। दें और उससे पूछ के काम करना शुरू कर दें। और कोई चीज़ खरीदनी है उससे कि बेटा आप खरीद दोगे, देने हैं पैसे बेटा आप दोगे, बाजार जाना है बेटा आप सिलेक्ट करोगे। तो जब इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देंगे बच्चे को तो स्लोली बच्चा जो है वो सिलेक्टिव ऑटिज्म से निकल आएगा और जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है उसके ऊपर वापस आ उसके जाएगा। ऊपर आ जाएगा कि ये वो कह ले कि ये वाली वो स्टेज है जहाँ से वो रिवर्स हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा वो आपने। चीज रिवर्स हो सकती है। अगर इससे आगे चला गया है, बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है और आपने भी उसकी हेल्प नहीं की है, तो वो फिर डिप्रेशन में चला Exactly, जाएगा। या autism में वहां से चला जाएगा। आना वो मुश्किल हो वापस जाएगा। वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये ख्याल आपने जरूर रखना है। तो काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात है। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए यहाँ पर। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम एलोवेरा के हवाले से। और एलोवेरा के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप उसे खाने में यूज़ करें, आप उसे अपने स्किन के लिए यूज़ करें, अपने बालों के लिए यूज़ करें, आप उसको मैदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इतने फ़ायदे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और मैं बताते बताते थक जाऊंगी। तो लेकिन इसके फ़ायदों को हासिल कैसे करना है, एक तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि एलोवेरा किस तरह की यूज़ करनी है आपने, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, आपको उसके लगाने का तरीका आना चाहिए, उसके खाने का तरीका आना चाहिए, तभी उसके फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो आज हमने उसी पर बात करनी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस गर्मी में आपको पता है मैदे के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एलोवेरा से बन रही हैं जिसको हम पी सकते हैं और हमारा मैदा जिससे ठंडा भी रहे और सही भी रहे। दूसरा, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों की, ड्राई स्कैल्प के मसले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस पर भी बात करते हैं कि एलोवेरा ड्राई स्किन के लिए या ड्राई स्कैल्प के लिए कितना अच्छा है। तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर हाशिम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, माहिर तिब हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हाशिम, जैसे मैंने बात की है कि एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदे तभी आप हासिल करेंगे ना जब आपको उसको इस्तेमाल करने का तरीका पता होगा, आपको पता होगा कि इसकी उम्र कितनी है, ये खाने वाली है कि नहीं है। तो आज हमने मैदे के वाले से ख़ासतौर पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, तो इस गर्मी में एलोवेरा का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं? थैंक यू सो मच, अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट दिस, बिकॉज ये ही इस वक्त हमने देखना है कि इतने बहुत अरसों से फ्रॉम ए लार्ज डिकेड्स हम एलोवेरा के बारे में सुनते आ रहे हैं और बड़ों से भी सुना रहे हैं, लेकिन हमने कभी इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया। हमने इसको, क्योंकि हम साइंटिफिक लोग हैं, हमने इसको साइंटिफिकली डेटे के अंदर लेके आए हैं, डेटा के लिए। और हम ये कंफर्म कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि ये जिस तरह आपने फरमाया कि इसकी एज कितनी होनी चाहिए, इसकी डोजेज कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आजकल गर्मी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, बर्निंग है, फ्लैचुलेंस है, मॉइस्चर का बड़ा इशू है, तो ये एक मिरेकल है। और ये मिरेकल ऐसा है एलोवेरा कि अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, साइंटिफिक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं
तो आप इसको इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि इस वक्त इसमें तमाम बेसिक न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं और जो कि इस वक्त हमें चाहिए। तकरीबन 75 बेसिक न्यूट्रिशन हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो हमें इस वक्त इन सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्ट अपने विटामिन्स की। तो एलोवेरा का जो एक्सट्रैक्ट है इसको हम अगर इस्तेमाल करें जो कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड हो, जैसे लास्ट हमने बात की थी कि कुछ ये तैयार हो रहा है यहाँ पे और वो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड तैयार हो रहा है और एलोनॉक्स के नाम से अवेलेबल है। तो हम उसके मल्टीपल बेनिफिट ले सकते हैं। और उसकी डोजेज में ये है कि जो चीज़ बताने वाली इंपॉर्टेंट होती है वो होती है उसकी डोजेज, उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अभी डॉक्टर साहब हमें एक कॉलर है, उन्होंने ज्वाइन किया, शुमाइला है हैदराबाद से, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि एलोवेरा की एज कितनी होनी चाहिए? एलोवेरा की क्या एज और उसकी डोजेज में मैंने कितने टाइम के इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट? ठीक है जी, ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। थैंक यू सो मच शुमाइला। उन्होंने वही बात की है कि एज कितनी होनी चाहिए एलोवेरा की इस्तेमाल करने के लिए और दूसरी डोसेज कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड। ये एज जो है मिनिमम इसकी 5 इयर्स होनी चाहिए प्लांट की। ओके। उससे लेस देन इन एज इट्स मस्ट नॉट बी यूज्ड। और आप ये अगर डोजेज की बात कर रही हैं ओरल लेने के लिए, तो इसमें एडल्ट्स के लिए है 50 ml ट्वाइस अ डे, हाफ एन आवर बिफोर मील, एम्प्टी स्टमक लेना है। ओके। ट्वाइस अ डे। और अगर आपने बच्चों को देना है तो वो 10 to 15 ml ट्वाइस अ डे, हाफ एन आवर बिफोर मील। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्लांट की एज 5 साल होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उससे पहले आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, वो टॉक्सिक भी हो सकता है। टॉक्सिक होता है और आप ये देखें ना उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू स्टैब्लिश ही नहीं होती। ओके। और आप वो काट रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, तो इट इज़ नॉट राइट दैट। तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप लेकर भी आए हैं मेरे ख्याल से। जी जी तो जी। कुछ बताइए कि खास तौर पर अगर हमने स्किन के लिए यूज करना है, ड्राई स्किन बहुत ज्यादा हो रही है, मॉइस्चराइजर नहीं है हमारी स्किन के अंदर, जी जी। या हमारा स्कैल्प अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, ईची स्कैल्प हो रहा है, तो उसके लिए हम किस तरह यूज कर सकते हैं? जी देखें, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें जो प्रेपरेशंस हैं, मैं आपको इस वक्त स्लाइडली तो इसमें कर सकता हूँ, लेकिन मॉइस्चर के लिए इसका जो जेल है उसको प्रोसेस करना पड़ता है। अच्छा। और उस प्रोसेस करके उसको फिर आप अप्लाई करें, क्योंकि या तो इसको जिस तरह निकालना है, इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है कि अगर अब हम इसको कट करके लाए हैं ना उस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम यहाँ इस रूम में भी इसको 40 पे प्रोसेस करें और विद इन हाफ एन आवर करें, तो उसके मुताबिक अगर हम करें तो फिर तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू स्किप हो जाती है। अच्छा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं अब इसको कट करके लाया हूँ, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया। तो इसमें ये देखें कि अपना इसमें इसका एक परगेटिव मटेरियल होता है, ये उसमें से ये सारा निकल गया ये इसमें। ओके। ये सारा परगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा। इसको काट के इसको हम रख देते हैं। सही। तो ये निकल जाएगा, तो फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू जी जी फिर हम इसको वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम यूजुअली होता है ना डॉक्टर साहब कि हम ऐसे ये प्लांट को उतारते हैं, ये एलोवेरा का वो लेकर आते हैं और घर मतलब अंदर लाके और ना इसके छोटे छोटे क्यूब्स करके तो हम डायरेक्ट ही मुंह पे लगाना शुरू कर देते हैं। क्या वो सही नहीं है? नहीं, सही नहीं है। देखें ना, आप एलोवेरा की जब बात करते हैं ना और क्यूब्स की, हाँ जी। आप एकदम इसको काट लिया आपने, ठीक है ना, आप इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टेबल करें। सही। और जब तक आप स्टेबल नहीं करेंगे इसके इफेक्ट नहीं मिलेंगे आप। वो जो क्यूब्स होती हैं उनको यूज़ करने का तरीका ये कि आप उनको कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेट करें, क्योंकि कट करके फ़ौरन आपने अब इसको कट के ना टेम्परेचर इसका डिफरेंट है। अब अगर आप इस टेम्परेचर को लगा लेंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू इसने पेनिट्रेट करना होता है स्किन में, फॉलिकल्स में। तो ये कैसे करेगी? क्या अगर आप इसको एकदम अप्लाई कर, अभी तो इसका मोड ही नहीं ठीक हो, आपने इसका मोड ठीक करना है। सही। लेकिन अब जिनके घर में पौधे लगे हुए हैं, इसका प्लांट लगा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि हम अपने प्लांट से फायदा हासिल करें, तो वो उससे कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम ये कहते हैं कि ये जो एलोवेरा जी, इसकी 3000 टाइप्स हैं।
सही। और ये कैक्टस की फैमिली है। अब ये क्या पता आपके घर में जो एलोवेरा लगा हुआ है वो कौन सी टाइप है एलोवेरा की। एलोवेरा की जो रिकमेंडेड टाइप है उसको बार्बाडेंसिस मिलर कहते हैं। अच्छा। 110 एंड 101। ठीक है। अगर तो वो है फिर तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि जी। अदरवाइज जो लोग ये काम कर रहे हैं उनसे अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड जो करें उनकी चीज़ लें। जैसे मैंने मेंशन किया मतलब कि अगर हमने अल्फा घर में भी लगानी है अगर एलोवेरा तो Recommend- हमें 110 एंड 101 101 लगानी जी, है चाहिए। बिल्कुल, ये जी। प्लांट टाइप है। जी, और इसकी फिर एज पूरी हो एज 5 साल होनी चाहिए। और आप इसको प्रॉपर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज वाटरिंग हर चीज़ इसको मैनेज करें फिर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज तो वही होगा ना जैसे आप घर में दूध लाए कच्चा दूध क्या करेंगे कितने अच्छा, जैसे अब आपने ये पकड़ा हुआ है ये इसकी 5 साल की Yes, लाइफ पूरी है ना? इसकी 5 साल की ये कम से कम 70 इयर्स ओल्ड प्लांट है। ओह। और हमने जो देखा है जहाँ पे ये काम हो रहा है उनके पास जितने भी प्लांट्स हैं वो 100 इयर्स ओल्ड प्लांट्स। ओके, अब इसको ये जो आपने ये जो पकड़ी हुई है अब इसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते जी, हैं? इसको आप ये जैसे हमने कट कर दिया ठीक है। इसको अब आप इसको यहाँ से ना इसकी क्यूब्स अलहदा कर लें ओके। और इसको कुछ देर के लिए इसको करके आप इसको छील लें इसके क्यूब्स बना लें और आप जैसे इसको छोटा सा पीस कर लिया आपने इसको आप काट लें। ये इसका पल्प आ गया बीच में जी। और इस पल्प को आप रेफ्रिजरेट कर लें। ओके। ठीक है, और जो ही रेफ्रिजरेट आपको टेम्परेचर स्टेबल होता है आप अप्लाई कर लें। अदरवाइज तो इरिटेटिंग हो जैसे आपने कहा एक्नी वो हो हो जाती जाता है है। और वो सारा वो तो बड़ा इशू बन जाता है। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर हाशिम अली खान मौजूद थे, हर्बलिस्ट हैं। एलोवेरा के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इस गर्मी में किस तरह एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त Thank का you, कि sir. आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल की जदीद दुनिया में जहाँ हर चीज़ सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है वहीं फ्रॉड करने वालों के लिए भी मौके बढ़ गए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ने जहाँ हमें सहूलत दी है वहीं धोखे, स्कैमिंग और हैकिंग जैसे ख़तरात भी वो साथ लेकर आए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि डिजिटल बैंकिंग फ़्रॉड के बढ़ते हुए वाक़यात किस तरह हो रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम जैसे लोग कैसे ख़ुद को इन फ्रॉड से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन फ्रॉडियों के हाथ चढ़ जाते हैं और अपने लाखों रुपए जो है ना वो गंवा देते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज सैरिश अली हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो कि डिजिटल ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। सैरिश, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सैरिश, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, आज हमने उसके ऊपर बात करनी है कि बहुत से लोग इनका शिकार हो रहे हैं कि आपको मैसेज आता है या फिर आपको ऐसी कोई कॉल आती है, तो ये हो कैसे रहे हैं? तो फ्रॉड कैसे हो रहे हैं, इनकी प्रेवलेंस इतनी बढ़ती जा रही है, वो कैसे हो रही है? और दूसरा, उनके पास ये जो हैकर्स या फ्रॉडेंट होते हैं इनके पास हमारा डाटा कैसे जाता है? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे जैसे रेवोल्यूशन हो रहा है, हर चीज़ इम्प्रूव हो रही है। पहले बैंकिंग होती थी सिर्फ अब आप बैंक्स में ही जाके सारी ट्रांजैक्शंस करते थे, बट फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ पीपल लोगों ने उसे डिजिटली एम्प्लॉय किया और अब सब लोग डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, हम इससे सिक्योर कैसे हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों में आ जाते हैं फ्रॉड्स। अब जिन लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है ना, वो लोग ज़्यादा इस फ्रॉड का शिकार होते हैं। होता कुछ ऐसे है कि आप अब एक प्रोसेस है कि एक वेरिफिकेशन कोड होता है, आपकी ट्रांजैक्शन से पहले आता है, बैंक की तरफ से अलर्ट्स आते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। हाउएवर बैंक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को सिक्योर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैकर्स के पास अब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बैंक डिटेल्स की होती है, लाइक कि आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन, एंड दैट्स वाई बेसिकली वो उसी की ऑथेंटिसिटी की बेस के ऊपर आपसे सवाल करते हैं कि आप क्या
में इतने पैसे हैं और वो जो बंदा है ज़ाहिरी बात है ही इज़ नॉट अवेयर, जो भी मेल नहीं तो फीमेल ये है। वाली इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास कैसे चलेगी? अभी- ये उनको ये भी पता होता है कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं। हाँ, आपके बैंक में इतने पैसे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली थ्रू डिफरेंट चैनल्स आईटी के कुछ इस तरीके से लूप होल्स अच्छा। होते हैं जिनके अंदर से वो हैक करते हैं ये इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वो हैक कर लेते हैं और वहाँ से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन होती है एंड देन दे कॉल द पर्सन कि हम बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं तो आप एक OTP आएगा वो शेयर कर दें एंड आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, दैट्स द थिंग जो कि कैच करती है उस इंसान को और वो समझते हैं हाँ वाकई बैंक की तरफ से कॉल है। अब जबकि वो बैंक की तरफ से कॉल नहीं होती है, वो किसी रैंडम नंबर से कॉल होती है। अब जिस तरह बैंक्स हैं वो आपके नंबर को वेरीफाई करते हैं कि ये आपका है या नहीं एंड यू हैव टू कॉल थ्रू योर रजिस्टर्ड नंबर, अदरवाइज वो आपकी ट्रांजैक्शंस भी नहीं करते हैं। इसी तरीके से बैंक की भी जो कॉल आती है वो रजिस्टर्ड नंबर से ही आती है। हर बैंक का अपना एक स्पेसिफिक नंबर है और वो उसी नंबर से आपको कॉल करेंगे इन केस इफ़ दे नीड एनी क्यूरी, बट स्टिल वो हर मैसेज में भी ये बताते हैं कि आपको कोई OTP शेयर करने का हम लोग नहीं बोलेंगे, कोई पर्सनल डिटेल्स जिससे आपके बैंक की एक्सेस शेयर हो सके ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जबकि आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस भी पास किए हैं जिसके अंदर वो इन चीज़ों को सिक्योर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब बेसिक जो इसमें इशू आ रहा है वो अवेयरनेस का आ रहा है कि लोग अवेयर नहीं हैं। अब जैसे कुछ लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी आवाम ऐसी है जो इलिटरेट है, लाइक दे डोंट नो हाउ टू रीड और ऑब्वियसली फिर फ़ोन यूज़ करना उनके लिए अ बिट ट्रिकी एंड न्यू फॉर देम। तो आपने उनके लिए एटलीस्ट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनके फ़ोन के ऊपर आ रही है तो वो किसी से पूछ लें, किसी से गाइडेंस ले लें, ना कि वो खुद से उसे प्रोसेस करें। अब जैसे कि आजकल ना लिंक्स बहुत कॉमन है, व्हाट्सएप के ऊपर कोई लिंक आ गया एंड यू डाउनलोड दैट, फिर एक कॉल आती है आपको, आपने इस लिंक को प्रेस किया था, आप कंफर्म करने के लिए OTP आया आपके नंबर के ऊपर तो आप वो शेयर कर दें। तो बेसिकली इन दैट वे यू आर शेयरिंग योर OTP ऑफ द अकाउंट एंड देन ऑल ऑफ सडन आपकी ट्रांजैक्शंस शुरू हो जाती हैं एंड दैट्स हाउ बेसिकली आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं किसी और अकाउंट में। सो इस तरह के फ्रॉड्स बहुत कॉमन है। आपके SMS के थ्रू ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, ईमेल्स के ऊपर भी होते हैं, फेसबुक के ऊपर होते हैं, सोशल मीडिया अब जैसे जैसे फैलता जा रहा है लोगों में सोशल मीडिया यूज़ करने का लाइक इट्स रुझान बढ़ता जा रहा है, उसी तरह उसके ऊपर फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। अब ये उन लोगों, अब देखें मुझे पता है कि मेरे नंबर पे अगर किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है एंड दैट कैन बी अ फ्रॉड और समथिंग, या फिर अगर जैसे आजकल ना बहुत कॉमन है वो बेनज़ीर इनकम अवार्ड से हम आपको वो भेजें, बहुत SMS आते हैं वो, बट यू नो कि ये नहीं है ऐसा। अब ऐसे भी आते हैं कि जी आपके इतने रुपए की लॉटरी निकल आई है, आप इस नंबर पर मैसेज करें या ऐसा अपना CNIC नंबर भेजें, हम आपको वो भेज देंगे। तो ये वाले, और इस लालच में लोग आ भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो लालच जो क्रिएट करते हैं ना बेसिकली वो ही लालच होती है कि आपका ये अवार्ड है या आपको इतने रुपए का इनाम दिया जा रहा है, इस तरह की चीज़ों से वो उस ऑडियंस को इंगेज करते हैं। अब आपको तो पता है कि दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक, लेकिन वो लोग जो बेचारे मासूम हैं जिनको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड दे आर थिंकिंग कि यार हमें जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही है दैट इज़ ऑथेंटिक और हम इसकी बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अब फ़ोन के ऊपर आप लाइक ऑब्वियसली आपको ट्रस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो एक्चुअल भी हो सकती है लेकिन फेक भी हो सकती है ऑन द सेम साइड। अच्छा, दूसरा साइड ये तो चले, अगर एक बंदे के साथ हो जाता है फ्रॉड, अगर डिजिटल बैंकिंग वाला फ्रॉड हो गया है और उसने OTP भी दे दिया है, उसके अब बैंक से जो है ना उसने पैसे निकल गए हैं उसके बैंक से, तो क्या अब उसके बाद उसके पास कोई ऐसा स्टेप है जो वो ले सकता है उसके खिलाफ, जो फ्रॉडेंट है उसके खिलाफ कोई वो कार्रवाई करा सकता है या अपने बैंक से रब्ता कर सकता है कि वो अब इसको सिक्योर करने के हवाले से कुछ करें? ऐसा कोई प्रोसीजर है हमारे पास? इसके लिए सबसे पहले वैसे काफ़ी कन्वीनियंट है, बैंकिंग सेक्टर ने इसको किया है कि आपने कोई भी कंप्लेंट्स या सजेशन करनी है ना तो दे आर अवेलेबल 24/7 एंड यू कॉल देयर नंबर, लेकिन आपने उनके वही UN नंबर के ऊपर कॉल करनी होती है और फिर आपने उन्हें कंप्लेंट बतानी होती है। ऑब्वियसली जो अकाउंट हो गई है आपकी ट्रांजैक्शन वो उसी वक्त तो, हाँ माइट भी मिल जाए माइट नहीं भी मिल जाए, केस टू केस वेरी करता है, लेकिन बात यह है कि यू हैव टू रजिस्टर दैट एंड रिपोर्ट दैट ताकि आपकी एक क्वेरी जाए और बाकी लोग भी बच सकें उसके फ्रॉड से। और दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो कि आप बेसिकली अपने बैंक्स वालों को देते हैं कि ये हो रहा है मेरे साथ, मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की है एंड स्टिल मेरे अकाउंट से अमाउंट ट्रांजैक्शन हाँ जा रही है।
तो दे रजिस्टर एंड दे इंक्वायर अबाउट इट। बाकी दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, दैट डिपेंड केस टू केस, बट दे हैव दोज प्रोटोकॉल्स। और उन्होंने अपने इस तरीके की ज़ाहिरी बात है व्हेन दे आर डूइंग दिस, उनके पास ये सारे खदशात होते हैं, उन्हें पता होता है, तो उन्होंने अपने रूल्स एंड पॉलिसीज़ भी उसके अकॉर्डिंग बनाई होती हैं, तो इसीलिए वो फ़ौरन बताते हैं। हाउएवर हर बैंक जो उनके यूज़र्स होते हैं उनको पहले से इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, उनको पहले से अवेयर कर रहे होते हैं। आपको बहुत सारे SMS आ रहे होंगे कि आप अपना OTP शेयर नहीं करें, आपने ये ट्रांजैक्शन की है, और कभी बड़े अमाउंट की कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, तो वो आप फ़ौरन उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। दे कॉल यू कि आपकी ये लिमिट थी, आपने तो आज तक कभी ये लिमिट यूज़ नहीं की है, तो ये आप ही हैं या नहीं है। सो दे वेरीफाई यू, लाइक ऑब्वियसली दे आर प्रोटेक्टिंग अस, लेकिन हमें भी अब अपना खुद ख्याल रखना है। लेकिन अगर एक अकाउंट से चले गए हैं पैसे, तो वो बहुत रेयर है कि वो वापस आए। हाँ, इट्स ऑब्वियसली, क्योंकि देखें अगर किसी ने हैक किया ना, तो उसके पास उस इंफॉर्मेशन को फॉर द टाइम बिंग सेव करने का भी एक फेनोमिना होता है, या कुछ सॉफ्टवेयर टाइप्स होते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन या IPN को हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो किसी वेबसाइट पे भी जाते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे गूगल पे कोई चीज़ खोलते, तो वहाँ पे भी हमारे ना स्क्रीन पे आ जाता है जिसमें कि जी सिलेक्ट कुकीज़ करें या एक्सेप्ट करें, या ऐसी चीज़ें, इनको भी हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली ये सारे टूल्स यूज़ हुए थे ऑनलाइन डिजिटल सेलिंग और डिजिटल इनकम क्रिएट करने के लिए। अब जैसे आप गूगल के ऊपर ये एड्स लगाते हैं जो एकदम से पॉपअप होते हैं, दैट इज़ फॉर लाइक फॉर सेल पर्पस, या फिर आपके ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग बेसिकली। लेकिन क्योंकि जो फ्रॉड्स होते हैं वो इन मार्केटिंग टूल्स को अपने पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो कस्टमर है वो ट्रस्ट ही खो देता है ऑनलाइन के ऊपर कुछ भी नया ट्राई करने के लिए, या कुछ भी इस तरह के फ्लैशेस पॉपअप्स जो आ रहे होते हैं, या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि उनके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है ना, वो उसको भी स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने बात की है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं या डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, उससे आपने किस तरह ख़ुद को बचाना है, और किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक नहीं करना। कभी भी आपको कोई फ़ोन आए, कोई मैसेज आए कि OTP जो है ना वो आप शेयर करें, आपको एक मैसेज आया है, कभी भी आपने वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन आपने जो है ना वो शेयर नहीं करनी है, वरना आपके अपने अकाउंट के खाली हो जाएंगे। तो इसका आपने ख़ास करके ख्याल रखना है। जो हमें देख रहे हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें, और फिर आगे भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, उन तक भी ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, ताकि हम लोग एक दूसरे का ख्याल रख सकें। तो हमारे साथ सैरिश अली ने ज्वाइन किया था, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, डिजिटल ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। तो सैरिश, आपको शुक्रिया कहते हैं कि आप यहाँ पर आई और इसके ऊपर आपने हमसे बात की है। Thank you. अभी आगे बढ़ते हैं, पर लाहौर की बात कर ली जाए तो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फ़ेज़ 2 30 जून से शुरू, और आइंदा साल 2026 30 जून को मुकम्मल होगा, यानी कि अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। फ़ेज़ 2 में लाहौर के बाकी रह जाने वाले वाहगा, अल्लामा इकबाल और अजीज़ भट्टी ज़ोन में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इफ्तिताह कर चुकी हैं और इसका करेंगी। तो इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो लाहौर डेवलपमेंट बजट जो है उसके ऊपर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ़ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। इमरान साहब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, पंजाब के लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर अगर लाहौर की बात कर ली जाए, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर ली जाए, तो बजट ख़ास तौर पर 1200 अरब से ज़्यादा का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। तो ये काफ़ी होता है, मेरे ख्याल से बहुत होता है, मैं तो कहूँगी। देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। जो तो इस वक्त हालात है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक तो हम जो है वो उस लिहाज से, उस स्पीड के हिसाब से जो है वज़ीर आला पंजाब जो है काफ़ी मेहनत करती हुई नज़र आ रही हैं। और मैं तो कहूँगा मेहनत किसी की मरास नहीं है, जो मेहनत करेगा वो आगे आ जाएगा। तो अभी जो इस वक्त शहर लाहौर की अगर स्पेशली हम बात करते हैं, तो आपको पता है हमेशा शहर लाहौर को फ़ंड के हिसाब से हर लिहाज से जो है वो मॉडल शहर बनाया जाता है, और ताकि यहीं से जो है बाकी ज़िला में भी इस तरह से ही काम शुरू हो जाए। जैसे सफाई मैकेनिज़्म है, ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, आपके सामने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो इसी को वो है मॉडल बनाते हैं, ताकि तमाम सूबे को जो बाकी माइंदा लोग हैं वो अपने अपने ज़िला में इस तरह से ही काम करवाएं। अब लाहौर शहर में देखें, जैसे येलो लाइन कंसेप्ट है, 24 किलोमीटर जो है इसने चलना है,
और नहर के दोनों तरफ जो है इसके लिए जो है वो इस बजट में पैसे रखे जाएंगे। ये एक ट्रांसपोर्टेशन का शोबा है, इसको वो हेड करेंगे। इसी तरह जो है आपके लाहौर शहर में बेशुमार जो है तरक्याती पैकेजेस चलते हैं। इस साल अगर 1240 अरब से ज़ायद का बजट तरक्याती कामों के लिए रखा गया तो लाहौर शहर में तो अगर आप मैं कहूँ ना खरबों रुपये भी रख दें तो कम है, क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा शहर हो गया है। लाहौर जो है वो अच्छा खासा, और आपको पता है कि पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी काम होता है वो लाहौर से स्टार्ट होता है। हाँ वो जंग हो, हाँ वो कोई भी काम हो, और लाहौर को पहले वो देखते हैं कि लाहौर शहर लाहौर में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर से ही हर चीज़ जो है वो सिस्टम चल रहा है। अब लाहौर एक तमाम लोगों का एक मरकज़ भी बन गया है, आंखें लगी हुई हैं सबकी, तो उसको फिर खूबसूरत बनाना है, उसकी खूबसूरती निकालनी है किसी ना किसी शोबे से कोई ना कोई तरक्याती काम सामने लाकर, तो वो उसके हिसाब से इसको देखा जाता है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट कितनी रखनी है, इसका गैर तरक्याती पैकेज कितना रखना है, इसका बजट कितना रखना है, इसके तरक्याती काम कैसे रखने हैं, ऑन गोइंग स्कीम कैसे रखनी है, रवा माली साल में क्या काम हो रहे हैं और कैसे होने चाहिए। अब देखिए आज जो बजट है, बजट तकरीर होगी, उसमें बाकायदा बताया जाएगा कि हमने तालीम के शोबे के लिए पैसे रखे, एजुकेशन के बाद जो है हेल्थ की बारी आ जाएगी, हेल्थ के शोबे के लिए पैसे रखे, फिर तमाम जितनी भी ग्रांट्स होंगी वो बताया जाएगा कि हमने तरक्याती पैकेजेस जो हैं वो क्या रखे। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं तो कहता हूँ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है, वो इसलिए कि ट्रांसपोर्ट के बगैर तो ज़मीनी रब्त के बगैर तो कुछ भी नहीं। अगर आपका ज़मीनी रब्त तो जितना माइलेज में छोटा होता जाएगा आपके काम आसान होते जाएंगे। जैसा कि रिंग रोड प्रोजेक्ट आपके सामने है, सियालकोट मोटरवे आपके सामने है, आपका तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं ना खुले दिल से बड़ी आंख से, तो हमें ऐसे लगता है कि यार हम अगर पिछले 20 साल पीछे चले जाते हैं तो हम तो यही सफ़र 3.5 घंटे 4 घंटे में तय करते रहे हैं, जो कि अब पौने घंटे का सफ़र लाहौर से सियालकोट तक होता है। लाहौर से सियालकोट की मोटरवे आपको खारियाँ लेकर जा रही है, आपको लाला मुज़फ़्फ़र देखिए ये तमाम चीज़ें जो है रास्ते में लिंक हो रही हैं। अब देखें लाहौर को आपने दो रवैया रास्तों से अलग अलग बेस बना दिया। अगर आपने सियालकोट जाना है तो उसके लिए मोटरवे, अगर आपने इधर से इस्लामाबाद जाना है तो उसके लिए मोटरवे ठोकर न्याज से उसका कनेक्ट कर दिया, उसी मोटरवे को आपने रिंग रोड के साथ मिलाते हुए सियालकोट बाईपास के साथ मिला दिया। इतना वसी तरीन नेटवर्क बना दिया गया है। ये जैसे जैसे नेटवर्क होगा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो है लाहौर शहर जो है हमें एक मज़ीद तरक्की करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये देखिए खुशहाली कहाँ पे होती है, खुशहाली तो ये है ना कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी आवाम खुश है, आप खुद खुश हैं। खुशहाली होती है कि आप रोड्स बना दें, आप पुल बना दें, आप बाकी चीजें बना बल्ले दें, करते हैं, उससे लोग खुश नहीं होंगे, लोग खुश नहीं होंगे, उनसे लोगों का पेट नहीं भरेगा। दिस इज अ पॉइंट एग्जैक्टली कि ये जो चीजें हैं ये आम आदमी को कुछ नहीं चाहिए। आम आदमी बिलीव करें आप मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो ऐसे उनसे कोई बात करे ऐसे ऐसे खामोश रहते हैं, आगे से कोई बात का जवाब नहीं देते। मैं बिलीव में अभी आंखों के आगे से वो लोग गुजर रहे हैं कि उनके हम ना इतना ज़्यादा एहसास पैदा हो जाता है दिल में, सेंटिस हो जाता है कि इतना सेंटी हो जाता है, इतनी वाइब्स उसकी तरफ से आती हैं जिसकी कोई हद नहीं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे होते कि यार अगर इसकी जिम्मेदारी खुद उठा ली तो ये करना छोड़ देगा, तो इसके ऊपर जिम्मेदारी रहने दें। मगर क्या है कि महंगाई और मजबूरियों ने उसको मार दिया है, वो उठ नहीं पा रहा, बेकस लोग हैं कि उनका सोचना चाहिए। कम से कम मैं जब देखता हूँ ना, चले हम सफाई की बात ही कर लेते हैं। एक सेंट्री वर्कर जो पूरा साल हम सफाई में नहीं कर सकते, हम अपने घर की सफाई नहीं करते, वो ऑफर्स उठाता है, उसकी सैलरी क्या है जी 37,000, उनको 10,000 रुपया बोनस तो मिल रहा है अभी ईद का, मगर उसकी सैलरी क्या है 37,000। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, उसमें इजाफा भी कर रहे हैं तनख्वाहों में 10%। नहीं, मैं मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे की बात नहीं अभी कर रहा, मैं उसकी सैलरी की बात कर रहा हूँ कि अब तक आज के दिन इस टाइम तक जो उसकी सैलरी है वेज के हवाले से उसकी 37,000 सैलरी है। अब एक सैलरी है, देखिए आप पेंशन में इजाफा करें, आप रिटायरमेंट में के पैसों में इजाफा करें, आप सैलरी में इजाफा करें, मगर इतना इजाफा नहीं है उनका कि वो इतनी महंगाई का बोझ उठा सकें। 10% बढ़ा दिया, 37 से 40,000 हो गई जी, 7,000 बढ़ जाएगी ना सैलरी, 43,000 हो जाएगी। इनकी कुछ जो भी होगा हुकूमत तो कर रही है, मगर हुकूमत साथ ही अब में जब एक ब्रेक थ्रू देती है ना, किसका भला, पेट्रोल बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, बाकी चीजें जो तो वो 7,000 का तो वहीं से कसर निकल जाती है। हाँ,
तो ये देखें आपकी सब्जियात, आपके खुरदनोश, आपका मटन बीफ, चले गरीब आदमी ने मटन बीफ का सोच भी नहीं सकता, चिकन का भी सोच सकता। हाँ, आजकल तो चिकन की भी इतनी ज़्यादा ये माहौलियत, ये लोगी के ही असरात है कि बीमारियां इसी तरह पैदा हो रही है ना। आप तरक्याती काम करवाते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन जो है लाहौर कंक्रीट होता जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई आपको कहीं पे भी तनकीद कर रहे हैं कि आप हमारा घर जो है देखिए अब बट उससे मुंसलिक बहुत सी चीजें हैं जिनको आपको फोकस पहले करना चाहिए। टेरिटरी की बात कर लेते हैं। एक आम हालात में देखें तो उन्होंने हमारा पानी बंद करने का ही सोचा ना, तो हम किसी के घर का पानी बंद कर दें तो उसके घर की क्या हालात हो। किसी के घर के यानी कि इतनी ज़्यादा उसके एंटर होने से पहले उसको सैलरी, वो घर में क्या पहुंचेगा, वो सबसे पहले मोहल्ले के स्टोर पे जाएगा, उसको कहेगा हमारे बकाया जात कितने हैं, उसको देगा, फलाने को देगा, फलां को देगा, उसके जब पैसे खत्म हो जाएंगे वो क्या करेगा घर में जाकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बजट का हिस्सा हैं। आम आदमी का बजट होना चाहिए, कोई टैक्स जो है, टैक्स के तो हम अब मुतहम्मिल भी देंगे, चलिए टैक्स तो बहुत कह तो रहे हैं, वजीर आला ने भी कहा, उसके बाद वजीर आजम ने भी कहा, मेहनत किसी के घर की मिरास नहीं है। कह रहे हैं कि वजीर आला ये पंजाब दोस्त बहुत बजट कोशिश कर रही हैं कि यार मैं हर तरीके से जो है, देखिए जिस तरह रोटी के ऊपर उन्होंने पंच लगाया उन्होंने, ये उन्होंने बहुत सारे माफियाज के हाथ से ना बहुत सारे पैसे छीने हैं। सही है कि मैंने इस तरह नहीं चलना। ठीक है। उन्होंने 14 अप्रैल 2024 को जो पंच लगाया है ना कि गंदम ओपन कर दी मार्केट में, और जो रोटी है वो आपकी 20 रुपए से मुनीबा 14 रुपए। और क्या ये मुझे यूं लग रहा है कि आज की तकरीर या आइंदा कुछ दिनों में रोटी सस्ती और हो जाएगी, कि इनका ख्याल है कि हम 10 रुपए तक रोटी लेकर चले। बजट आ जाएगा ना तो उसके बाद पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किन किन शोबों के लिए क्या चीज़ें मुख्तस की गई हैं, कितने फंड्स मुख्तस किए गए हैं। तो अभी हम तरक्याती बजट के ऊपर बात कर रहे थे, उसके क्या दूरस असरात हो सकते हैं, उस पर बात की हमने। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त